2021 में अब हम यहाँ पे पहुंचे हैं और एक पूरे फैक्ट्स के साथ आपके सामने मामला रखती है। मुझे आप बताइए कि क्या मीडिया का ये फर्ज नहीं बनता कि मुराद अली शाह साहब से भी कहें कि आप अपनी 13 साल की कारकर्दगी तो हमारे सामने रखें। चले कोई झूठा सच्चा कोई अपनी मिनिस्ट्रीज में बताए तो सही कि 13 साल पहले जब पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई थी तो सिंध की क्या हालत थी और वो कैसे बेहतर हुई है। PMLN को चाहिए कि अपनी अपोजिशन की 3 साल की कारकर्दगी सामने रखे कि उन्होंने क्या, ताकि लोगों को एक कंपैरिजन तो मिले ना। ये जो हमारे एंकर्स 24 घंटे इस मामले में पड़े रहते हैं न्यूट्रलिटी में कि हुकूमत के ऊपर तनकीद होगी तो हमारी रेटिंग्स जो है वो इससे शायद ऊपर जाती है। इसीलिए आपने देखा कि पूरी मीडिया की रेटिंग्स ही गिर गई हैं क्योंकि लोग फिर संजीदा नहीं लेते। जब तक हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर एक इम्पॉर्टेंट है कि एक तहकीक के विंग्स बने, अपोजिशन सिर्फ इस तरह के ऊपर कि हम आके जरा बातें कर लेंगे और आके हुकूमत को कंडेम कर लेंगे तो वो हमारा मीडिया के ऊपर चल जाएगा, इसके अलावा तो उनकी कोई सियासत नहीं। कभी आपने सुना हो कि वो आके कहें कि जनाब ये देखिए ये बजट ये गलत है, हम ऑल्टरनेटिव बजट ये देते हैं। कभी आपने सुना हो कि अफगानिस्तान के ऊपर हमारी पॉलिसी ये होनी चाहिए और पाकिस्तान की पॉलिसी ये है। आप खारजा पॉलिसी हो, इक्तिसादी पॉलिसी हो, किसी के ऊपर आपको कोई फ्रेमवर्क नहीं मिलेगा अपोजिशन का कि आखिर उनकी पॉलिटिक्स है क्या। कल हमारे जो सारी इकोनॉमी के मिनिस्टर्स थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने आपके सामने जो है वो पॉइंट्स रखे हैं। उन्होंने हमें बताया है कि इसके बावजूद कि कोरोना था और आप देखिए कि कोरोना में पाकिस्तान तीसरे नंबर के ऊपर पूरी दुनिया में जो है वो उसको नंबरिंग दी गई। पहला 2 न्यूजीलैंड और ये हांगकांग थे और आप अंदाजा लगाएं उनकी आबादियां कितनी हैं। पाकिस्तान की आबादी एक 20-22 करोड़ का एक मुल्क है और वहां पे चंद लाख की आबादियां थी, तो उसके बावजूद पाकिस्तान का उन मुल्कों के साथ कंपैरिजन होना जो है वो जाहिर है कि पाकिस्तान की कोरोना में बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमने उनको संभाला। इस वक्त जब हमने इक़्तिदार संभाला था पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो $20 बिलियन के ऊपर था। अब तो बड़े महीनों में तो प्रॉफिट में रहा, हम लोग जो थे वो जीरो पे था हमारा खसारा। अब आके चूंकि इंडस्ट्रियल इंपोर्ट्स बड़ी हैं और मशीनरी की इंपोर्ट बड़ी है तो अब जाके हम $1.8 अरब के डेफिसिट के ऊपर वापस आए हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर जो थे वो $16.4 अरब थे जो अब बढ़कर $27 अरब हो चुके हैं। टैक्स की वसूलियाँ 3800 अरब रुपए थी वो अब 4700 अरब रुपए के ऊपर पहुंच चुकी हैं। तरसीलात ज़र यानी ये जो बैरून मुल्क से पाकिस्तानी भेजते हैं पैसे वो 19.9 अरब थी जो अब 3 साल में बढ़ के 29.4 अरब के ऊपर पहुंच गई हैं। सनतों की नमू में 18% इजाफा हुआ, सीमेंट की पैदावार में 42% इजाफा हुआ और ज़रई शोबे में 1100 अरब रुपया किसानों को फालतू गया। अभी आपने देखा है OIC ने जिस तरीके से ये कहा है कि जो कॉन्फिडेंस बढ़ा है पाकिस्तान में बिजनेस के 3 सालों में बिजनेस कॉन्फिडेंस में 108% इजाफा जो है वो हुआ है। अभी ये जो सारे अशारिये हैं वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान एक इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है, एक मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है, एक सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ा है और इंशाअल्लाह ताला खारजा सतह के ऊपर भी हम जो है वो इस्तेहकाम में बढ़ रहे हैं। तो इसमें ये जो PDM का जलसा वलसा है कल या जलसी शलसी ये कर रहे हैं, आप देखेंगे कि इस जलसे के बाद फिर फजलुर रहमान साहब कुछ दिनों के लिए बीमार हो जाएंगे और उसके बाद सबसे पहले मेरा मशवरा ये है शहबाज शरीफ साहब को भी कि वो जलसे करने के बजाय पहले नून लीग के अंदर फैसला करें कि लीडर कौन है। आधे लोग मरियम नवाज के पीछे लगे हुए हैं, आधे लोग आपके पीछे लगे हुए हैं। नवाज शरीफ साहब को समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने शादियां अटेंड करनी है या उन्होंने सियासत करनी है। लंदन के $1 मिलियन के सिर्फ जो लंदन में जो इवेंट था वलीमे का वो $1 मिलियन से ऊपर का था। हमें कोई इतराज नहीं है, शादियां करें जरूर करें, हमारे पैसों से तो ना करें ना। आप पैसे हमारे ले गए हैं सारे, पूरा खानदान वहां बैठा हुआ है, एक नया अपार्टमेंट खरीद रहा है। अब जी फलाने साहब की नवासे की शादी होगी है, बहू को हम नया अपार्टमेंट लेके दे दें, नई गाड़ी लेके दे दें, नया दफ्तर लेके दे दें। फलाने बेटे की शादी होगी है उसको लेकर के दे दें। ये क्या तमाशा है। आप पाकिस्तान में वापस आए,
پاکستان کی عدالتوں کو فیس کریں, ہمارے پیسے ہمیں دیں, اس کے بعد آپ بیٹھیں, چاہے جو مرضی آپ وہاں پہ شادیاں کرائیں یا کریں یا وہاں پہ اپارٹمنٹس لیں یا جو مرضی کریں, لیکن ہمیں جو ہے وہ اپنے جو پاکستان کے پیسے ہیں وہ واپس جو ہیں وہ ہمیں آپ کو کرنے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو سندھ حکومت نے 1900 ارب روپیہ وفاقی حکومت سے اب تک سندھ حکومت کو آیا ہے ان 3 سالوں میں, میں سمجھتا ہوں کہ جو سندھ کی جو میڈیا ہے اسپیشلی ان کو ڈیفینیٹلی ان کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ 3 سال کی پرفارمنس رپورٹ آپ کے سامنے رکھیں. جس طریقے سے انہوں نے آج لاڑکانہ کا جو حال ہے, جو بدین کا حال ہے, جو سانگڑ کا حال ہے, وہ اندرون سندھ کے علاقوں کا جو حال ہے, اور کراچی والوں کو لگ رہا ہے کہ یہ پیسہ اندرون سندھ میں خرچ ہوا ہے, اور اندرون سندھ والے رو رہے ہیں کہ یہ پیسہ گیا کدھر ہے. ایکچولی نہ پیسہ کراچی میں لگا ہے نہ اندرون سندھ میں لگا ہے. جو پیسہ سندھ حکومت کو دیا جاتا ہے وہ یا دبئی میں نکلتا ہے یا لندن میں نکلتا ہے. نہ پورا اس وقت جو سندھ کا صوبہ ہے ایک بحران کا شکار ہے, ایک مس مینجمنٹ کا شکار ہے. جہاں جہاں پہ ہم نے دیکھا ہے یہاں کی جو کیبنٹ کے لوگ ہیں, یہاں کے جو چیف منسٹر ہیں, یہاں کے جو سارے اس وقت لاڈلے اہلکاران لگے ہوئے ہیں, تمام کے تمام ایک ہی مشن کے اوپر ہیں کہ وفاق سے پیسہ جو سندھ میں آئے کیسے ہم نے اس کو لانچوں میں دبئی شفٹ کرنا ہے, ہم نے جہازوں میں شفٹ کرنا ہے, ہم نے کیسے کرنا ہے. اور جب تک جو سندھ کا جو ہمارا میڈیا ہے وہ اپنا وائبرنٹ رول اس میں ادا کرے, سندھ کے جو یہاں پہ حالات ہیں ہمیں پتہ ہے یہاں مشکل بھی ہے بڑی, یہاں پہ جس طریقے سے لوگوں کو ریسٹ کیا, جس لڑکے نے وہاں پہ سوال کیے وہ بیچارہ جو ہے وہ اب جیل میں ہے, اور اس طریقے سے جو اوور آل ایک یہاں پہ ایک سندھ جو ہے اس کے اندر جو گورننس کا ماحول ہے وہ بڑا تشویشناک ہے. بہرحال مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آخری دفعہ ہی تھا, 13 سال کے بعد سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت کا خاتمہ ہوگا اور پی ٹی آئی اگلی حکومت یہاں پر اپنی تشکیل دے پائے گی, اور اس کے بعد سندھ کی عوام کی پوری پاکستان میں اس وقت کشمیر گلگت بلتستان سمیت صحت کارڈ لوگوں کو ملنا شروع ہو گیا ہے. اگر ایک صوبہ جس میں کوئی عوام کی صحت کے اوپر کام نہیں ہوا تو وہ صوبہ سندھ ہے, جس میں لوگوں کو صحت کارڈ دینے کو بھی وہ انکاری ہے. ہم کہہ رہے ہیں آپ اس کا نام اپنی مرض کوئی رکھ لیں لیکن لوگوں کو صحت کارڈ تو دیں, اس کے اوپر وہ تیار نہیں ہے. لوگوں کو بنیادی سہولتیں دینے کو تیار نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے ایک بحران ہے, کرائسس ہے سندھ میں. اور یہ پھر گلہ جو ہے وہ یہ آ جاتا ہے کہ وفاقی حکومت اگر ہم ڈائریکٹ کام شروع کریں گے تو پھر وہ آئے گا کہ یہ دیکھیں گے یہ تو صوبائی حکومت کی اختیارات میں آپ نے مداخلت کر دی, نہ آپ خود کام کر رہے ہیں نہ آپ ہمیں کرنے دے رہے ہیں. تو یا آپ خود کر لیں یا عوام کو حساب دیں کہ آپ نے اتنے پیسوں کا کیا کیا ہے, یا پھر جو ہے وہ ہمیں خود کرنے دیں. بہرحال انشاءاللہ یہ آخری دفعہ ہے, اگلی دفعہ سے انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتائیں کہ پاکستان افغانستان میں کس قسم کی حکومت کی حمایت کرے گا اگر جمہوری حکومت وہاں باہر نہیں ہوگی اور خلافت آتی ہے, کس طرح عالمی طاقتوں کو اور پوری دنیا اس حوالے سے باور کرائے گا کہ عوام کو سپورٹ کیا جائے, اور کیا امیر المومنین تسلیم کریں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے افغانستان کے اندر حکومت بنانا پاکستان کا کام نہیں ہے, یہ افغانستان کے لوگوں کا کام ہے کہ وہ کس طرح کی حکومت وہاں پہ چاہتے ہیں. اس دوسرے ملک کا نظام میں اور آپ طے نہیں کر سکتے, یہ تو ان لوگوں نے خود کرنا ہے اپنا کیا نظام ہے. ہماری صرف خواہش یہ ہے کہ انکلوسیو حکومت ہونی چاہیے. افغانستان میں جو اس وقت ایتھنک دھڑے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, وہاں کی لسانی جو سیاست ہے وہ بڑی کمپلیکس ہے, بہت پیچیدہ ہے, اور اس میں جو اشرف غنی صاحب نے بھی یہی غلطی کی کہ انہوں نے ایکسکلوسیولی حکومت کرنے کی کوشش کی اور وہ نہیں کر سکے. تو جو طالبان حکومت اتھارٹیز ہیں ان کا اس وقت جو بیانات ہیں طالبان اتھارٹیز کے وہ کافی حوصلہ کن ہے اس حوالے سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک انکلوسیو حکومت ہی افغانستان میں بنانا چاہتے ہیں. باقی فارم کیا ہوگا, وہاں کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا, یہ آپ کا اور میرا کام نہیں ہے اس کو طے کرنا. اچھا یہ بتا دیں, یہ سوال ہے کہ ماشاءاللہ 3 سال آپ کے پورے ہو گئے, 4تھا سال شروع ہے, کراچی نے آپ کو بڑا اسپیس دیا. آپ سندھ کی بات کرتے ہیں تو کراچی سے بھی کئی وعدے آپ کی طرف سے کیے گئے, سندھ کے دیگر اضلاع کے ساتھ بھی کیے گئے, اعلانات بھی ہوئے 162 ارب 1100 ارب, لیکن جب وفاقی بجٹ دیکھتے ہیں تو اس میں
कुछ भी नजर नहीं आता। तो ये सूबाई और वफाकी हुकूमत की चप्पल कब खत्म होगी? 5 साल दोनों के पूरे होने वाले हैं। वफाक ने कराची को क्या दिया? देखिए, पहली बात तो ये कि ये तो दुरुस्त बिल्कुल ही नहीं है कि कराची में वफाक। पहली बात तो आपको समझना चाहिए कि निज़ाम क्या है। निज़ाम ये है कि पूरे पाकिस्तान से टैक्स कलेक्ट होता है, उसके बाद वो टैक्स आप सूबों को दे देते हैं और वो पैसे सूबों ने आगे जो है वो खर्च कर रहे हैं। अब यही जो मैंने अर्ज किया कि अगर हम सिंध की हुकूमत को कहें कि ये पैसे आप इस तरह से खर्च करें और हमें हिसाब दें, फिर आ जाता है कि जी आप जो है वो सूबाई मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। जब हमने अभी तक अपने जो MNAs हैं और हमारी जो फेडरल कंपनी है उसके तहत हम तकरीबन इस वक्त जो ओवरऑल सिंध में हमने इनमें 1100 अरब रुपया जो है वो हमने मुख्तस किया है, उसको लगाने में भी अब प्रॉब्लम है। इजाज़तें देना जो है, आप देखें पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनके हज़ारों केस प्रोसीड हुए हैं। कराची के अंदर जो है वो चंद 100 भी नहीं हो सके, क्योंकि ये जो कराची का हर महकमा लोगों से पैसे मांगना शुरू कर देता है। इस तरह तो नहीं होता। आखिर लाहौर में, इस्लामाबाद में, पेशावर में, वहां पर भी तो अथॉरिटीज बैठी हुई है ना। तो जब तक सूबाई हुकूमत आपके पास ना हो तो आपके जो बुनियादी तरक्याती काम हैं वो आगे नहीं चलते। हमारे आइन का एक जो है वो एक फ्रेमवर्क है। इसीलिए मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 140A के ऊपर अमल दरामद कराना चाहिए। और सूबों में ये जो अभी भी इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट के सिंध हुकूमत प्लान कर रही है, ये तो फार्स है। इससे तो इलेक्शन ना कराएं आप। सारा कंट्रोल देखें, पैसों का कंट्रोल चीफ मिनिस्टर के पास होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल चीफ मिनिस्टर के पास होगा, प्लानिंग का कंट्रोल चीफ मिनिस्टर के पास होगा। तो अब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स ने क्या करना है? तो जब तक ये निज़ाम आर्टिकल 140A के तहत डिवॉल्व नहीं होता, ये जो मसाइल हैं हमारे, ये कतई तौर के ऊपर हल नहीं होंगे। और मैं ये समझता हूं कि इसके ऊपर एक पूरी एफर्ट की जरूरत है कि बल्दियाती इलेक्शन जो है वो मुकामी हुकूमतों का निज़ाम जो है वो लगाया जाए। पवन साहब ये बताइएगा कि एक मिनट, इंफिलाक के हवाले से यकीनन पाकिस्तान ने बड़ा किरदार अदा किया, PIA भी सरकार। तो अभी कितने अफगानिस्तान से हमारा जो ऑपरेशन PIA के अलावा जो इस्लामाबाद में ऑपरेशन होना, दीगर शहरों में भी होना था, कराची, पेशावर और उस पर। और दूसरी चीज एक सवाल है कि क्या अफगानिस्तान में तालिबान ने पाकिस्तान को ऑफर किए हैं कि उनका एविएशन निज़ाम चलाने के लिए कोई मदद तलब की है पाकिस्तान ने? देखिए, अभी जो एवैक्यूएशन में हम तकरीबन 4400 से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो हम एवैक्यूएट जो है वो करा चुके हैं। PIA ने अकेले ही तकरीबन 2000 के करीब लोग जो हैं वो एवैक्यूएट जो हैं वहाँ से करवाए हैं। इसके अलावा चमन से तकरीबन आप समझिए कि अब तक तकरीबन कोई 27,000 लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो आए हैं, तो रकम से कम है। अब ये जो फॉरेनर्स हैं, हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो हमने ओपन किए हैं फॉर द इंटरनेशनल सिटीजन्स हु वांट टू इवैक्यूएट फ्रॉम काबुल। लेकिन जो अफगान शहरी हैं उनका आपको मालूम है कि तालिबान अथॉरिटीज़ ने उनके लिए अफगानिस्तान छोड़ने पे पाबंदी लगा दी। तो वो उनको भी जो है वो हम अकोमोडेट मतलब आएंगे तो वैलिड वीज़े और उनके डॉक्यूमेंटेशन के तहत आ सकते हैं। लेकिन ये जो फॉरेनर्स हैं वो तो मुसलसल जो है वो आ रहे हैं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि उन्होंने PIA को कहा है कि हमारी एविएशन के ऊपर दे, अभी तक मेरा ये ख्याल है कि जब तक एक मुकम्मल निज़ाम ना बन जाए इस तरह की कोई बात जो है वो कबल अज़ वक्त होगी। लेकिन हम अफगानिस्तान को तमाम जो अपनी सपोर्ट है वो देंगे और कोई शुबा नहीं है कि हम एक स्टेबल अफगानिस्तान के लिए अपना जो किरदार है वो अदा करना चाहते हैं। और स्टेबल अफगानिस्तान तभी होगा अगर उनके इदारे फंक्शनल हों। अच्छा, फवाद साहब ये बताइएगा कि आपकी पार्टी ने जो है अपनी 3 साल कारकर्दगी का जश्न मनाया है, लेकिन इन 3 सालों में जितनी महंगाई हुई है तमाम को परेशान करके रख दिया। ये बताएं कि कराची वाले PTI की किस कारकर्दगी का जश्न मनाया? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये तो बिल्कुल ही दुरुस्त बात नहीं है। मुल्क में 27% इजाफा हुआ है महंगाई में और आमदनी में इजाफा जो है वो 37% हुआ। लिहाजा महंगाई उस तरह तो लोगों को हिट नहीं की है। और क्यों हिट नहीं किए? मुख्तलिफ जो तबकात हैं उनके लिए मुख्तलिफ जो है वो सूरत हाल है महंगाई की। मसलन जो हमारे किसान हैं जिनको 1100 अरब रुपया इजाफी गया है और 60% लोग पाकिस्तान के एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं,
जब आप ये कहते हैं कि आटा महंगा हो गया है तो साथ आपको ये भी फिर बताना चाहिए कि गंदम जो 1200 रुपए की थी वो 1800 रुपए के ऊपर चली गई है, गन्ना जो 135 रुपए का था वो 300 रुपए के ऊपर चला गया है। इसी तरह से जो मकई है, इसी तरह से जो बाजरा है, आम इस बार पाकिस्तान का हिस्टोरिक एक्सपोर्ट है, इस दफा आम की, सिट्रस की पिछले साल जो है वो हिस्टोरिक एक्सपोर्ट है। और इसीलिए आपकी जो मोटर बाइक्स हैं उनकी खरीदारी में डबल इजाफा हो गया, आपकी जो गाड़ियां थी उनमें डबल इजाफा हो गया, ट्रैक्टर आपके डबल इजाफा हो गया। सो एग्रीकल्चर इकोनॉमी जिसमें 60% लोग जुड़े हुए हैं उन्हें महंगाई ने उतना असर नहीं किया। इसी तरीके से जो लोग टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जहां कराची में और फैसलाबाद में जो टेक्सटाइल कंपनियां जो एक्सपोर्ट से हैं, हर कंपनी ने अपनी जो तादाद है उसको डबल किया है। और इस वक्त फैसलाबाद जहां पे एक बहरान था टेक्सटाइल का, उनके जो चैम्बर प्रेसिडेंट थे वो मुझे बता रहे थे कि 2023 तक उनके पास नए ऑर्डर लेने की भी कैपेसिटी नहीं है, वो इतने बुक हैं। इसी तरह से कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका ये है कि वो जो तमाम मजदूर है, उसका जो मिस्त्री है और जो प्लम्बर है, तमाम की जो आमदनी है वो डबल हो गई है। लेकिन हमें महंगाई का शोर, महंगाई से सबसे ज्यादा कौन इफेक्ट हुआ है? महंगाई से इफेक्ट हुआ है तनख्वाहदार तबका, और स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर में, और उसमें भी स्पेशली जो मीडिया के लोग हैं। 70 करोड़ रुपया हमने मीडिया को जारी किया है, लेकिन मीडिया के लोगों की तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो, ना ही मीडिया के लोगों को मिला है। लिहाजा जहां पे भी हम जाते हैं और टीवी देखते हैं, चूंकि उनके ऊपर उस्ताद आई हुई है, उनको लगता है पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। सो मैं आपको बताऊं कि मीडिया के लोगों को तो मैं ओनर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहरबानी करें, हमने आपको कोई 2-2.5 अरब रुपया दिया है, कुछ इनकी तनख्वाहों में भी इजाफा करें ताकि इनको भी तो लगे कि महंगाई नहीं है इतनी। जब तक इनको लगता रहेगा कि महंगाई है तो हो ना हो टीवियों पे तो यही आएगा कि महंगाई है। मेरे दो सवाल छोटे थे कि अगर पीटीआई की इस वक्त आप समझते हैं कि मकबूलियत है, अगर पीटीआई इक़्तिदार में न रही तो आप समझते हैं कि पीटीआई की जो मौजूदा रजीम है, जो एमएलए एमपी जो जथेदार साथ हैं वो साथ रहेंगे? दूसरे पाकिस्तान तरीके साथ दो बड़े इशू जिसको गुजरात में इमरान खान कहते थे उसको एड्रेस नहीं करें, फॉरेन फंडिंग केस है और इंटर पार्टी इलेक्शन। जब जो पार्टी इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करा सकती, क्योंकि उनकी पार्टी फैसलाबाद पीटीआई ने ये प्रोसेस शुरू किया था, वो नहीं करा पाई, तो अवाम में मकबूलियत का क्या पैमाना हो सकता है? तो ये पहली बात तो ये है कि जो एक मैकेनिज्म है और उसमें पूरा जो इलेक्शन का मैकेनिज्म है पीटीआई में, वो भी इंशाल्लाह 4 साल पूरे होंगे तो वो इलेक्शन होंगे भी। बट इन द एसेंस आई टोटली एग्री विद हमारी पार्टी। और मैं आपको बताऊं, जो आपने बात कही है ना कि पार्टी के अंदर इलेक्शंस की, इसका अगर पाकिस्तान के अंदर एक सियासी लीडर प्रोपोनेंट है तो इमरान खान है। इमरान खान बेशुमार दफा ये बात कर चुके हैं कि पार्टीज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। ये अलग बात है कि वजीर आजम बन के प्रॉब्लम ही आ जाती है कि एक तरफ अफगान मसला आ गया है, फिर इकोनॉमी आ गई है, वो इतना ज्यादा एक फायर फाइटिंग होती है कि आप इतनी बारीकियों में आप 24 घंटे उसमें नहीं लगे रहते। लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं है कि जब तक एक वाइब्रेंट पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम नहीं क्रिएट होंगे, पाकिस्तान में सियासी जमातें आगे नहीं जा सकेंगी। और ये लोग जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के लोग जो कहते हैं, हम उनसे कहते हैं हाँ इलेक्शन रिगिंग को करें, वो कहते हैं नहीं, इलेक्शन रिगिंग ये है कि जो आपने बात की कि ये जी फलाने फोन करता है, फलाना फोन करता है तो लोग टूट जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वोट पार्टी के नहीं है, वोट एमएनए एमपीएस के शख्सियात के। तो जब आप उनको हटा देते हैं तो पार्टी बैठ जाती है। तो इसका वाहिद हल यही है कि सियासी जमातें अपने गिरेबान के अंदर झांकें और एक वाइब्रेंट सिस्टम क्रिएट करें अपनी पार्टी के इलेक्शंस का। अच्छा, मेरा नाम शकील लाशारी है, शकील लाशारी जी लाशारी साहब। मेरे दो छोटे सवाल मेरा ये है कि अफगान सूरत के पेश नजर सिंध के लोग भी बहुत सारे परेशान हैं कि एक वक्त अफगानियों को यहाँ सिंध में बसाने की बातें पड़ेंगी। क्या ये बात ठीक है? कराची में अफगानी आ रहे हैं तो सिंध हुकूमत को जो है वो इतमाद में लिया गया है या नहीं, सिंध किस कंडीशन पे आ रहे हैं? दूसरी बात है कि सिंध में पानी की बहुत शदीद किल्लत है। सिंध हुकूमत का कहना है कि इस हमारे साथ ज्यादती कर रही है, क्योंकि पानी अगर तैयार हो नहीं है तो चश्मा जहर और टीपी के नाम जो बुखारा कनाल है उनको क्यों खोला जा रहा है? ये सिंध हुकूमत गलत बयान करेंगे या वफाक और एहसास के साथ ज्यादा करेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुराद अली शाह साहब और सिंध हुकूमत जिस दिन सच बोले ना जी, उस दिन तो उनको लगता है कि खाना ही हजम नहीं होगा।
सो पहली बात तो आप आंखें बंद करके जो वफाक या पंजाब से कोई कह रहा हो उस पर यकीन कर लिया करें, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कभी सच नहीं बोला। जो पानी का मसला है बड़ा सिंपल है। वो इरसा वाले और पंजाब वाले कह रहे हैं कि आप ये करते हैं कि मॉनिटरिंग सिस्टम लगा लेते हैं कि सिंध के अंदर पानी कितना आ रहा है और सिंध से पानी एग्जिट कितना हो रहा है। मुझे आप बताएं सिंध गवर्नमेंट इस पर क्यों नहीं मान रही? अगर वो अपना पंजाब वाले अपने पानी में से चाहे वो 5 नहरें निकालें, वो तो उनका हिस्सा है। मुझे आप बताएं सिंध गवर्नमेंट से आपको पूछना ये चाहिए कि इसके ऊपर आपको एतराज क्या है कि वो पंजाब से जितना पानी सिंध में आ रहा है वो मॉनिटर हो और सिंध से जितना पानी आगे समंदर में एग्जिट हो रहा है वो मॉनिटर हो। इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं आपको बताता हूं क्या प्रॉब्लम। फिर अदी फरियाल अपनी जमीनों को पानी नहीं लगा सकते, फिर मुराद अली शाह साहब अपने रिश्तेदारों को पानी जो है वो नहीं दे सकते, फिर ये आपके जो सारी खुर्शीद शाह साहब और बाकी सारी कंपनी बैठी हुई है, ये लोग अपने लोगों को पानी नहीं दे सके, क्योंकि लोगों को एग्जैक्टली पता होगा कि कैसे जो पानी है वो आया कितना है और कितना जो पानी है वो गया है। और इस तरीके से जब तक ये पानी की पैमाइश सही नहीं होगी, जब तक पानी जो है वो उसकी एंट्री और एग्जिट रिकॉर्ड नहीं होगा, आपको ये पता नहीं चलेगा। फिर आप इस तरह के सवाल करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम आप पूछिए मुराद अली शाह से और सिंध गवर्नमेंट से कि आप लोग ये क्यों जो पानी की एंट्री और एग्जिट है उसको आप मैयर नहीं होने दे रहे। देखिए पहली बात तो ये है कि इस वक्त तक आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं कोई अफगान रिफ्यूजीज का पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर क्राइसिस नहीं है। टोटल तकरीबन 400 लोग जो हैं वो रिफ्यूजीज के तौर के ऊपर रजिस्टर हुए थे चमन बॉर्डर के ऊपर। इससे ज़्यादा अभी जो है वो कोई मामला नहीं है। अलबत्ता हमारा खौफ ज़रूर है और वो ये है कि अगर ज़्यादा अदम इस्तेहकाम रहता है अफगानिस्तान में तो फिर वहाँ से लोग आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब हम क्या करें? हम ये कर रहे हैं कि हमने बॉर्डर के ऊपर से जो है वो कैंप, पिछली दफ़ा जो गलती की हमने 79 में कि सब लोगों को हम अंदर ले आए, हम अंदर नहीं ला रहे, हम बॉर्डर के ऊपर हम कैंप्स बना के हम रख रहे हैं। बट आपकी और मेरी दुआ होनी चाहिए। देखिए ना, रिफ्यूजी कौन होगा? छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं बेचारे, उनके लिए अगर हम लोग, हर इंसान का ये फर्ज है कि हम उनकी मदद करें। और स्पेशली जो अफगानिस्तान है, हमारा अकीदे एक हैं, हमारे ख़ानदान एक हैं, हमारी फैमिलीज़ एक हैं, उनको संभालना हमारे लिए चैलेंज होगा। लेकिन ये हम तो नहीं कर सकते कि हम कहेंगे हम नहीं किसी तरीके से उनकी मदद नहीं करेंगे। हम उनकी पूरी मदद करेंगे, बट इस दफ़ा वो 1979 हम रिपीट नहीं करेंगे। आपने कहा कि पैसे हैं तमाम तो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से हम इल्जाम बताएं, ये आपके मुतल्लिक़ जो इदारे हैं, माथे इदारे, उनकी नाकामी है कि अब तक पैसों मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है। और मीडिया सिक्योरिटी अथॉरिटी के हवाले से बताइएगा कि जवाब साथी हज़ार के ऊपर और तमाम फैसलों ने इसके ऊपर इंतजार किया है, क्या देखिए पहली बात तो यह है कि ये जो आपने सिंध हुकूमत की जो बात कही है, देखिए अभी भी ये गवर्नर साहब ने आज सुबह ट्वीट भी किए इमरान इस्माइल साहब ने, और उन्होंने बताया कि किस तरह से ये जो फेडरल गवर्नमेंट है ये ग्रीन बसेस ला रही है। अब 100% फेडरल गवर्नमेंट का जो है ये प्रोजेक्ट है। और जो आप आगे बात कर रहे थे, अब फेडरल गवर्नमेंट कराची को एक तो हम पैसे दे रहे हैं बजट में, उसके बाद हम जब बाकी ऊपर से पैसे दे रहे हैं तो वो हम अपना हिस्सा काट के कराची को दे रहे हैं, जिस तरह के ये प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो हम जो कर सकते हैं वो तो जो है वो हम उसको जो है वो कर रहे हैं। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं PMD मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की, उसके ऊपर बड़ा वाज़ेह है। मैंने पहले जो तमाम मालिकान हैं उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे बात कही है और उनसे मैंने दरख्वास्त की है कि जी मैं एक तो जो मीडिया वर्कर्स का राइट है कि जो उनका कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं होता। पहले तो मीडिया में कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता, तमाम जो टेलीविजन हैं उनमें वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मर्जी आई तनख्वाह दे दी मैं। तो जब तक मीडिया वर्कर्स को ये फोरम हम नहीं दे सकते कि वो मीडिया मालिकान के खिलाफ या ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करें, ये एक लाजमी हिस्सा है इस कानून का। मैंने ने ये रिक्वेस्ट की है कि इसके ऊपर मैं कोई निगोशिएट नहीं करूंगा और ये लाजमन ही आएगा। और दूसरा फेक न्यूज़ है। इन दो के अलावा आपने जो बदलना है आप बदल लें, आपको दे देते हैं, आप भी दे दें, जो बदलना है आपने उसको बदल लें। लेकिन ये दो जो बुनियादी काम है जिसमें मीडिया वर्कर्स के राइट्स हैं, उसके लिए देखें
आप लोग तो फिर भी अप्रोच रख लेते हैं, आते हैं, मुलाकातें हो जाती हैं पार्लियामेंट में। वो वर्कर्स जिनकी अप्रोच नहीं है, हमारे DSNG ड्राइवर्स हैं, हमारे LNEs हैं, हमारे जो एडिटर्स हैं, जो कि दफ्तरों में बैठे हुए हैं, उनको 6-6, 8-8 महीने से तनख्वाहें नहीं मिल रही, और उसके बाद उनको हम कहते हैं कि जी आप राइट भी ना दें। ये नहीं होना। गवर्नमेंट ने, PM का बड़ी वज़ीर आज़म ने हमेशा ये सबक दिया है कि हमें कमज़ोर तबकों के साथ खड़ा होना है, और ये कमज़ोर तबके हैं, इनके साथ जो है वो हम लाजमी खड़े होंगे। बाकी जो अमेंडमेंट्स करनी है वो आप करें। थैंक यू। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से अब तक 44